चलो देखो बेटा, कल हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन 14। ये मैंने होमवर्क दिया था, हो गया कि करवा दूं इसको? हम्म। क्वेश्चन 14 में प्रॉफिट एनालिसिस हो गया था, बाकी सब किया तुम लोगों ने? मैच हुआ कि नहीं? बैलेंस शीट हो गई? इसके बाद क्या निकालना होगा प्रॉफिट एनालिसिस के बाद? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला था। हम्म? चलो लिखो, जिसने निकाला है ठीक, जिसने नहीं निकाला है वो फटाफट पूरा करो। चलो, वर्किंग नोट नंबर 2। पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हो बताओ? सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब देखिए जरा कितने के है कॉस्ट? 1,60,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000। ये बैलेंस शीट से पता चला। इन्होंने 800 शेयर्स खरीदे हैं, 200 का एक शेयर है। इनके पास शेयर्स कितने हैं एस लिमिटेड के पास? देखो जरा, 1,000 शेयर। 1 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 से डिवाइड करोगे तो कितने शेयर आएंगे? 1,000। 1,000 में से कितने खरीदे हैं इसने? 800, तो 80% की होल्डिंग हुई। अच्छा, अब माइनस करो। क्या क्या माइनस करोगे? शेयर इन कैपिटल। चेक करो, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है? एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल 1 लाख। तो 1 लाख का 80%, 80,000। और फिर माइनस करेंगे शेयर इन, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, या यहाँ पे आ जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और ये ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग 68। तो माइनस करो जरा, 1,60,000 में से 80,000, 12,000 की गुडविल। 12,000 की गुडविल बेटा। अब क्या निकालोगे इसके बाद? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाइए। सबसे पहले लिखोगे शेयर इन कैपिटल। 1 लाख की कैपिटल है। अगर 80% होल्डिंग कंपनी का है तो 20% माइनॉरिटी वालों का है, 20,000। फिर निकालोगे शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और फिर शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री वाला बताओ बेटा। 17, और पोस्ट वाला हो गया, पोस्ट वाला 1,150 रुपए। टोटल करो। ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया क्या क्या। सबसे पहले प्री में था ये, अच्छा जनरल रिजर्व भी है 10,000 का, ये भी ले लो रिजर्व। 10,000 का रिजर्व, शेयर इन रिजर्व। अब बताओ कितना आ रहा है टोटल? 48,150। अब क्या करना होगा? कंसोलिडेटेड रिजर्व। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, ये था वर्किंग नोट नंबर 3। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 पे। तो यहां निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब जरा चेक करो, होल्डिंग कंपनी के पास क्या क्या है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे? एक रिजर्व है और एक पीएल है, दो ही चीज है।
तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस, ये हो गया रिजर्व, यहां आ गया पीएल, ये आ गया टोटल बैलेंस इन बैलेंस शीट। चेक करो रिजर्व कितना है इनके बैलेंस शीट में, 2 लाख का, और पीएल है 1 लाख का। 2 लाख का रिजर्व, 1 लाख का पीएल, टोटल आ गया 3 लाख। अब शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन ऊपर निकाला है हम लोगों ने। पोस्ट में पीएल में आया 4600 और 40,000 रिजर्व में। 4600, 46 पीएल का है ना शायद, 46 पीएल का है। रिजर्व कितना था बेटा? टोटल आ गया ये कितना? 44,600। 44,600, 2,40,000, 1,46,00 और ये 344,600। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लो। तो इसी के नीचे हम लोगों ने बना दिया नोट्स टू अकाउंट्स। अब बताओ शेयर कैपिटल पे नोट बनेगा कि नहीं बनेगा? रिजर्व पे ऑलरेडी बन चुका, ये जो बनाया यही तो है ना कंसोलिडेटेड रिजर्व। रिजर्व पे जो बनाया यही तो है, तो अब बचा क्या क्या देखो। शेयर कैपिटल पे बनेगा नहीं, रिजर्व का हम लोगों ने बना लिया, नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, केवल करंट लायबिलिटी है। तो यहां बना लिया नोट नंबर 1 ट्रेड पेएबल पे। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल। तो बेटा सबसे पहले लिखो एच लिमिटेड का बताओ ट्रेड पेएबल कितना है, और उसका एस लिमिटेड का बताओ कितना आ गया? 2,07,000। ट्रेड पेएबल के बाद लायबिलिटी साइड हो गई, एसेट में आ जाओ। पहले पीपीई, नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें देखो है क्या क्या प्रॉपर्टी प्लांट में, एक तो इनके पास फिक्स्ड एसेट है और एक फर्नीचर है। फिक्स्ड एसेट और फर्नीचर, चलो तो क्या क्या था बताओ। सबसे पहले था प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन मान लो ले लिया, तो इसमें क्या क्या है? 3 लाख और 90,000 का। तो पहले एच लिमिटेड का 3 लाख और एस लिमिटेड का 90,000। उसके बाद नंबर 2 पे फर्नीचर है, एच लिमिटेड का 1,50,000, एस लिमिटेड का 17,000। अब बताओ कल यही एडजस्टमेंट पढ़ी आपने, ठीक है? अब बताओ क्या करना था उसमें। प्लांट की वैल्यू शायद बढ़ाई थी, फर्नीचर कम किया था, यही था ना? प्लांट 50,000 से बढ़ाई थी, 10% का डेप्रिसिएशन था, तो इसका वो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। तो अब यहां पे लिखेंगे ये नई चीज है, रिवैल्यूएशन। 50,000 से इसकी वैल्यू बढ़ाई थी, और डेप्रिसिएशन 5,000 का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। फिर यहां बेटा रिवैल्यूएशन, इसकी वैल्यू 5,000 से शायद कम करी थी ना, तो इसका कितना आया था डेप्रिसिएशन देखो, 750 का डेप्रिसिएशन। ये कम होगा इसलिए ऐड होगा, 1,62,750, ये बेटा 435 पूरा पूरा ना। चलो ये हो गया। अब देखो बचा क्या, अब नॉन करंट एसेट बचा बस, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे। अब आओ बना लेते हैं बैलेंस शीट।
consolidated balance sheet of H Limited. Consolidated सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में आ गया शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आ गया बेटा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार देखो शेयर कैपिटल कितनी है एच लिमिटेड की, 6 लाख। 6 लाख, इस पे कोई नोट नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस पे हम लोगों ने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 4, 3,44,600। बी पॉइंट में आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखो कितना था बेटा, 48,150, और इस पे बना था वर्किंग नोट नंबर 3। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे हम लोगों ने बनाया था ट्रेड पेएबल है इसमें, और इस पे बना था नोट नंबर 1, 2,07,000। टोटल कर दो लायबिलिटी साइड का, 11,99,750। अब आ जाओ एसेट्स में। डी पॉइंट पी नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में पहले पीपीई नोट नंबर 2, कितना है था बेटा? टोटल इन दोनों का टोटल कितना बताया? 5,97,750। अदर नॉन करेंट एसेट, इस पे नोट नहीं बनाया था हम लोगों ने, तो इसको ऐसे ही ऐड करके लिख दो। ये वाले इंटेंजिबल भी है, इसी के बाद लिख देते हैं बेटा। 440 और 15, 4,40,000 में 15,000 ऐड करो। 4 बेटा ये 15 नहीं है, 150 है। देखो 90 17 को जोड़ने पे 2 लाख थोड़े ना आएगा, ठीक है? तो ये 1,50,000 है। अब देखो कितना आएगा, ये 90,000। ये आ गया क्या? बचा था गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, ये 590 है ना बेटा टोटल। लिखो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल कितने की बताओ? 12,000। और अब कुछ बचा नहीं, तो पैक कर दो। 11,99,750। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा बताओ मुझे कौन कौन सी एडजस्टमेंट अभी तक पड़ी है इस चैप्टर में? पहली एडजस्टमेंट, पहली कौन सी? कॉन्ट्रा आइटम की, डेटर क्रेडिटर, बीपीबीआर, इन्वेस्टमेंट लोन। दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक। तीसरा हाँ
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, और चौथा 3 ही करा अभी। ठीक है, अब सुनो बेटा, तीनों एडजस्टमेंट पे आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें तीनों है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है। ठीक है, ये अभी आपके एग्जाम में भी आया था जनवरी में, जनवरी 21 में ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, मशीन और फर्नीचर का रिवैल्यूएशन है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी किया हम लोगों ने। बिल्स पेएबल वाला पॉइंट है, बिल्स पेएबल वाला पॉइंट है, तो ये दोनों आ रहे हैं। तो इसको होमवर्क दे दूं, ट्राई करोगे एक बार? दोनों पॉइंट हम लोगों के किए हुए हैं। इसमें क्या बताया है खाली कि जब जब इन्वेस्टमेंट करी तो इनके पास 19,200 के शेयर्स थे। तो इससे ये किस में काम आएगा? प्रॉफिट एनालिसिस में। और ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला हो गया कॉन्ट्रा आइटम वाला। चलो बताओ, मशीन वाले ट्रीटमेंट का क्या करोगे? 2,40,000 की मशीन है, 360 की हो रही है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ कि डाउनवर्ड? अपवर्ड, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। एसेट कब बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ दिखाओगे? और ठीक, चलो लिखो क्वेश्चन 26, आइए। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एनालिसिस। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एनालिसिस। चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, ऑन 31st March 2020, summarized balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited is as follows। ये इनकी बैलेंस शीट है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, पहले ये देख लो, सब लोग सामने देखिए। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है, बताओ एस लिमिटेड का एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो शेयर कितने हैं? 24,000। उसमें से 19,000 शेयर, 19,200 खरीदे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, अगर हम 19,200 को डिवाइड करें 24,000 से, कितना आता है? 80%। तो इसका मतलब 80% का हो गया एच लिमिटेड का, 20% का हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या क्या है जरा पढ़ो। इसके पास रिजर्व में क्या क्या है? एक रिजर्व एंड सरप्लस है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा, कब खरीदा है शेयर्स, जरा ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 अप्रैल को खरीदा है। बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी है। एक साल पहले खरीदा है बेटा, 2019 में खरीदा है। ठीक है, अब बताओ, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जो पीएल और रिजर्व दिया है वो कब का है? एक साल बाद का है ना। खरीदा एक साल, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आओ लिखो अब जरा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 और ये हो जाएगा आफ्टर 1 अप्रैल 2019। और यहां बेटा आएगा एक रिजर्व और एक पीएल। लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 जनरल रिजर्व है और पीएल है। जनरल रिजर्व में रिजर्व खाली लिखा है। तो रिजर्व दिया है बेटा हम लोग को, बैलेंस शीट में चेक करिए कितने का। बैलेंस शीट में रिजर्व, खैर ये तो 1 साल बाद का रिजर्व होगा ना, हमें कौन सा चाहिए, डेट ऑफ परचेज का, तो वो एडजस्टमेंट में दिया होगा। और पढ़ो, ये देखो लिखा है एच लिमिटेड परचेज 19,200 शेयर ऑन 1 अप्रैल where the balances of reserve and surplus and P&L was 60,000 and 36,000 respectively। अच्छा चलो, 60,000 और 36,000 का रिजर्व है। तो यहां लिखा 60,000 और ये कितना था 36। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग 19 एंड 20। 1920 में कितने का प्रॉफिट कमाया, वो पोस्ट में जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले अब बताओ बेटा, 60,000 का अगर रिजर्व इनके पास पहले से था, मैं यहां लिख रहा हूं, और अभी हो गया है 1,80,000, तो इसका मतलब 120 इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व क्रिएट किया। प्रॉफिट 36 का था और 60 हो गया, तो 14,000 का प्रॉफिट करंट ईयर में, 24 का प्रॉफिट करंट ईयर में कमाया। तो अब ये दोनों हम लोग यहां अपने आंसर में लिखेंगे। लिखिए, रिजर्व 1,80,000 हो गया 60,000 से, तो इसका मतलब 1,20,000 का रिजर्व। पीएनएल 1,60,000 हो गया 36,000 से, नहीं 60, हाँ, तो कितना आएगा 24। टोटल करो, टोटल नहीं, अभी रिवैल्यूएशन वाला भी तो एडजस्ट करना है ना। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, जो भी होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस। स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, देखो क्या लिखा है सेकंड एडजस्टमेंट में। पहली तो हो गई, मशीन इनकी 240 की है, उसको ये कर रहे हैं 360 की, तो 1,20,000 से मशीन की वैल्यू बढ़ाई। फर्नीचर 48 से 36 कर रहे हैं, तो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से कम कर दिया। कल क्या पढ़ा था, अगर किसी एसेट को रीवैल्यू किया जाएगा तो जितने का उसमें चेंजेस आएगा उसको कहां दिखाओगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि होल्डिंग कंपनी क्या करवाती है, रिवैल्यूएशन करवाती है, उसके बाद शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो और इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। तो अब यहां लिखो पहले किसको बढ़ाया बेटा, क्या क्या था। तो पहले लिखो मशीन 1,00,000 कितने कर दी, 1,20,000 की। ठीक है, 1,20,000। मशीन 3,60,000 की, कितने की कर दी है मशीन, मशीन थी 240 से 360 कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 360 माइनस 240, 120। और दूसरा वाला क्या था बेटा, फर्नीचर कितने का किया था, 36 का शायद किया ना 48 से,
36 का किया 48 से, कितने का चेंज आया? 12,000। तो ये वाला तो माइनस होगा क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हुई ना और इनकी वैल्यू बढ़ी है, यहां नहीं आएगा। अब बताओ किसका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, किसका डेप्रिसिएशन घटेगा? अच्छा फिर बताओ, मशीन का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पोस्ट में कहां? पीएल में। क्यों? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगली एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। अब इसी के नीचे लिखो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट मशीन 1,20,000 का कितने परसेंट था इस पे? देखो मशीन पे 10% और फर्नीचर पे 15, और फर्नीचर पे 12,000 का 15%। तो बेटा मशीन का डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो इसका, मशीन बढ़ी तो उसका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 12,000 से। और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 12 इंटू 15 मतलब 180, 1800 से। यहां कम होगा और यहां बढ़ जाएगा। अब जोड़ घटा लो, हो गया आपका प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें निकाल देंगे एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। प्री वाला कितना है? 2,04,000। 2,04,000। ये तो वही रहेगा 120, 138, 13,800। ठीक है। अब बेटा ऐसा करो, इसको बांटो 80% और 20% में। निकालो 80 और 20। 12 एट 96, ये वाला हो गया 96, ये आ जाएगा 24। 2,04,000 इंटू 80%, 163,200। कौन सा बेटा? अच्छा 040, ये वाला आ रहा है 40800, 2760। सही है, देख लो एक बार। ठीक, चलो प्रॉफिट एनालिसिस हो गया। अब बताओ अगली चीज कौन सी है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। शुरू करिए, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए देखिए कितने का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, 3,84,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 3,84,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहां से माइनस करो शेयर इन नेट वर्थ ऑन 1 अप्रैल 2019। नेटवर्थ का मतलब हो गया शेयर कैपिटल और रिजर्व। तो अब यहां कैपिटल, एस लिमिटेड की कैपिटल देखो जरा, 2,40,000। तो 2,40,000 का 80%, 192। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऊपर निकाला है बेटा हम लोगों ने, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 163,200।
163,200। तो जरा माइनस करके देखो क्या आया गुडविल की कैपिटल रिजर्व। 28,800 गुडविल। चलो अब क्या निकालना है फटाफट बताओ। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 100% एग्जाम में आएगा बेटा, इसलिए एकदम छोड़ना नहीं है बिल्कुल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले शेयर इन कैपिटल। अभी अभी 2,40,000 की कैपिटल थी, उसका 20% 48। शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये तो निकाला ये ऊपर 40,800 बेटा। अब पोस्ट वाला देखो, पोस्ट वाला 24,001 और 27,601। शेयर इन पोस्ट कितना कितना था, 24,1 था और 27,601 था। टोटल करो इसका, 1,15,500। अब क्या निकाले, 560। अब बताओ क्या निकालें इसके बाद। कंसोलिडेटेड रिजर्व। चलो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। एक रिजर्व था, एक पीएल, इधर हो जाएगा टोटल बैलेंस ऑन फर्स्ट। कब खरीदा इन्होंने, अप्रैल में, 1 अप्रैल 2019। देखो रिजर्व कितने का है इनके पास, 480 और 240 का पीएल। 480 240 टोटल आ गया 720। अब इसमें ऐड कर दो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग 24,000 और 2760। पोस्ट एक्विजिशन नहीं, 96 और 111040, 96 111040। टोटल कर लीजिए, 480 और 96, 576, 240 प्लस 111040, 251040, 720 प्लस 107040, 827040। चलो ये भी हो गया। अब बताओ क्या शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का बन चुका। तो अब देखते हैं इनके पास है क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी है कोई, हाँ है, डिवेंचर है। तो एक ही आइटम है, इसका बनाएंगे नहीं। आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में इनके पास ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल, दो तीन चीजें हैं। तो आइए अब नीचे बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें पहला बनेगा नोट नंबर 1, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल ट्रेड पेएबल आओ देखो बेटा ट्रेड पेएबल में क्या क्या है, सब बच्चे देखिए। ट्रेड पेएबल डायरेक्ट दे रखा है,
तो यहां लिखा ट्रेड पेबल में पहले क्रेडिटर, दो लाख और 1,22,000 के, एच लिमिटेड का 2 लाख, 1,22,000 एस लिमिटेड का, ठीक है। आगे बिल्स पेबल बेटा 60 और 14,800, बिल्स पेबल एच लिमिटेड का है 60,000 और एस लिमिटेड का है 14,800। क्रेडिटर का टोटल आ गया 322, इसका आ गया 74,800, 74,800 डन। अब इस पे एक एडजस्टमेंट है, स्क्रीन पे देखो, ये देखो एक एडजस्टमेंट है बेटा, अभी बताया भी था मैंने, ये तीसरी वाली पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2020 बिल्स पेएबल शोन इन एस लिमिटेड, स्क्रीन पे देखो, कह रहे हैं एस लिमिटेड के पास जो बिल्स पेएबल दिख रहा है, एस लिमिटेड के पास जो बिल्स पेएबल दिख रहा है, ये उसमें से 12,000, एस लिमिटेड के पास कितने का बिल्स पेएबल है? 14,800 का, उसमें से कितना? 12,000 हैड बीन एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। इसका मतलब एच लिमिटेड ने बिल लिखा था, किसने एक्सेप्ट किया था? एस लिमिटेड ने। अब जब दोनों एक ही हो रहे हैं तो 12,000 कट जाएगा ना, तो ये 12,000 कर दो यहां से माइनस। कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा कर दिया कैंसिल, 12,000, 62,800। नहीं बेटा अब पूरा कर दो ना, 3,84,800 सही है, देख लेना एक बार, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़िए। देखो जरा एक बार लाइबिलिटी साइड पे नजर मार लो, देखो बेटा हम लोगों ने ये हो गया, इसके लिए बनाया नहीं जानबूझ के, ये दोनों हो गए। अब ये देखो, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको अलग से दिखा देंगे शॉर्ट टर्म डेट में, एक ही आइटम है तो इसका भी नोट नहीं बना रहे, ठीक है। आ जाओ एसेट साइड में। अब एसेट साइड में शुरू करते हैं, देखिए ये 2 बार उसने टाइप कर दिया, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं, यहां से देखो एसेट ही है। चलो अब ये देखो एसेट में सबसे पहले इनके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बताओ इसका नोट बनाना चाहिए कि नहीं? क्यों? रिवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट है, शुरू करो। नोट नंबर 2, सॉरी, नोट नंबर 2, पीपीई, पीपीई। और देखो पहला क्या है? मशीन है और फिर फर्नीचर है, तो पहले लिखा मशीन, 2-3 लाइन छोड़ के फर्नीचर। मशीन लिखो पहले एच लिमिटेड का, उसके बाद एस लिमिटेड का, उसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फर्नीचर भी पहले एच लिमिटेड का, फिर एस लिमिटेड का, फिर रिवैल्यूएशन, फिर डेप्रिसिएशन। आइए देखिए, एच लिमिटेड की मशीन है 7,20,000 की, 2,16,000 की उनकी है, 7,20,000, 2,16,000। फर्नीचर देख लो, फर्नीचर है 360 और 40800, 360 40800। अब रिवैल्यूएशन कितने का किया था जरा देखो ऊपर, 1,20,000 मशीन का और 12,000 फर्नीचर का, 1,20,000 मशीन का, 12,000 फर्नीचर का। तो अब बताओ किस पे एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लगेगा, मशीन पे या फर्नीचर पे?
मशीन पे, तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना बेटा। और किसका डिप्रिसिएशन कटेगा? कटेगा इन द सेंस किसका डिप्रिसिएशन कम हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 1800 का। चलो प्लस माइनस कर दो। सही है, देख लेना एक बार। 3,60,000, 40,800, 12,000, 1800। है बेटा 3, अच्छा 30। ठीक। अच्छा मुझे कोई बताएगा, ये डिप्रिसिएशन ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? क्यों? उसमें ज्यादा डिप्रिसिएशन लगा था तो उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि उसकी कीमत कम लगी है। चलो अब आ जाओ, देखो और क्या बचा है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा। अब ये तक करंट एसेट में इनके पास कई आइटम है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बीआर और कैश। तो आ जाओ इसका भी बना ही लेते हैं। नोट नंबर 3, इन्वेंट्री का नहीं बना रहा हूं क्योंकि देखो बेटा स्टॉक वाली एडजस्टमेंट नहीं है ना, एडजस्टमेंट खत्म हो गई। सामने देखो, पहला किस पे था कि जब खरीदा था कितने का रिजर्व था, दूसरे में क्या है रिवैल्यूएशन, और तीसरे में क्या था बिल्स पेबल। स्टॉक वाला है ही नहीं तो वैसे जोड़ के लिख देंगे, एग्जाम में मत करना। ठीक है, यहाँ टाइम बचा लेंगे। लेकिन वो डेटर वाला कटेगा ना, जो एक आदमी का बिल्स पेबल है वो दूसरे का क्या है बिल्स रिसीवेबल, तो वहां वो एडजस्ट होगा 12,000, तो इसलिए उसका बनाना पड़ेगा। तो अब आ जाओ यहां लिख लो ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट। ए पॉइंट पहले डेटर, एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का डेटर। चलो लिखो डेटर। सब इसने कर दिया बेटा गलत सब, ठीक है। ये इन्वेंट्री है, डेटर गायब है। चलो खैर मैं सब सही कराता हूँ, छोड़ो इसके चक्कर में मत पड़ो। अब जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो। लिखिए डेटर्स में पहले, वो जो पहले था वो इन्वेंट्री था 1 लाख और सॉरी कितना कितना है 6 लाख और 2 लाख, और ये वाला जो है वो है 3,90,000। ये वाला था इन्वेंट्री, ये वाला है वो डेटर। 3 और 90 ऐड करो, 3,90,000, 390। अब आ जाओ बी पॉइंट में, बी आर, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, बी आर, बी आर। ये बेटा अब बी आर इसमें मिसिंग है, ये जो है वो कैश है। बी आर में लिख रहा हूं, लिखो 1,30,000। 1,30,000 कितना आया? 1,30,000। और सी पॉइंट में इसमें कॉन्ट्रा सेटल करो। कॉन्ट्रा कितने का था? 12,000 का। अरे बिल्स पेबल कितने का था उनका? 12,000 का ही तो था। तो ये माइनस होगा, अब जोड़ो घटाओ इसको। 390 प्लस 120 माइनस 130 था ना, 390 प्लस 130 माइनस 12 था 508। चलो अब सीधा बना देते हैं बैलेंस शीट।
बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, एसेट्स, अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे नोट हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर्स। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल देख लो कितनी है, 13,40,000। वर्किंग नोट नंबर 4 में कि 3 में, किस में निकला था? 4 में कंसोलिडेटेड रिजर्व, ये आया था हम लोग के पास 827040, 827040। बी पॉइंट में आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला है हमने 1,15,560, 1,15,560। वर्किंग नोट था इसका 3। सी पॉइंट में आ जाओ, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी एक ही है, क्या था? डिवेंचर। कितने का है बेटा? 1,00,000 का। कितने परसेंट है ये दिया? 12%, 12% डिवेंचर। डी पॉइंट में आ जाओ, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म डेट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, इसके लिए हम लोगों ने अलग से कोई नोट नहीं बनाया, उसको ऐसे लिख लेंगे। 1,00,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। ट्रेड पेएबल पे बना है नोट नंबर 1, 384,800। इसका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट्स में आ जाओ, एसेट्स ई पॉइंट में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, और उसमें पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना निकाला हम लोगों ने? पीपी 1,434,600, 1,434,600। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2। उसके बाद गुडविल इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगी, गुडविल कितनी थी बेटा? 2,28,800। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में आई थी। एफ पॉइंट में आ जाओ, करेंट एसेट, करेंट एसेट में इन्वेंट्री था, इसका नोट नहीं बना है, वैसे ही जोड़ के लिख देंगे। 6,00,000 एक का था, 2,00,000 एक का था, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 8,00,000। यहां दिखा दे रहा हूं 6,00,000 प्लस 2,00,000। फिर था ट्रेड रिसीवेबल, इस पे बनाया हम लोगों ने नोट नंबर 3, 5,00,000
एग्जैक्ट 5,08,000, ठीक है। और उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट पे नहीं बनाया, उसको ऐसे जोड़ के लिख देंगे। देखो देखो कितना कितना था बेटा कैश, कैश 56 और 40, 96,000। ऐड कर लो बैलेंस शीट, 2867, यही आ रहा है इधर भी लाइबिलिटी में। ये था आपका क्वेश्चन। हो गया, चलो अब आगे। अब बेटा एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसमें खाली प्रॉफिट एनालिसिस में कुछ ज्यादा ही चीजें हैं, तो मतलब उसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट जो हम लोग को करना चाहिए। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो। देखो, पहली एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन करवा रहा है, ठीक है। दूसरे में डिप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है। तीसरे में स्टॉक वाली भी एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है। और एक ये नया पॉइंट आ गया, एक चेक है वो अभी ट्रांजिट में है, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने चेक भेजा है किसको, होल्डिंग को, या होल्डिंग ने भेजा होगा सब्सिडरी को, किसी ने, ठीक है। और वो अभी रास्ते में है। तो तो जब ये, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसी कैश और बैंक में जोड़ के दिखाएंगे। अरे पुराने जमाने में ऑनलाइन ट्रांसफर होता नहीं था, तो क्या होता था, चेक भी एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था ना। सवाल उसी पैटर्न पे बनते हैं आज भी। तो इसको क्या करोगे, ऐड करके दिखाओगे। अब यहाँ पे स्टॉक वाली ट्रीटमेंट है जो कल पढ़ा था, मुझे समझाओ स्टॉक वाली ट्रीटमेंट में क्या क्या होता था, कितने प्रकार की होती थी, कौन कौन सी। डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, होल्डिंग बेचता है सब्सिडरी को, डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम क्या होगा, अगर सब्सिडरी बेचेगा होल्डिंग को तो सारा प्रॉफिट कौन कमाएगा, अकेले। अगर होल्डिंग बेचेगा सब्सिडरी को, क्या बोला मैंने, कौन किसको बेचेगा, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा, होल्डिंग ने। तो खाली कहां एडजस्ट होता था, होल्डिंग के यहां, वो इजी होता था। और डाउन स्ट्रीम होता था तब, तो सब्सिडरी वाले ने कमाया होगा किससे, होल्डिंग से। अब सब्सिडरी की कमाई दो भागों में बटेगी, एक होल्डिंग वाला और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और प्लस एसेट साइड में कहां एडजस्ट होता था, स्टॉक में जाके, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसको हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो अब फटाफट स्पीड बढ़ा के, इसके बाद कराऊंगा नया कंसेप्ट। चलो पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट एनालिसिस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, और लिखो कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम पे जिस क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट है, ऐसे दो तीन मिल जाए तो पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाए। चलो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस, अच्छा इसको देखो मैं कैसे करवाने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं जो इसका टिपिकल पार्ट है वो यहां करा देंगे,
बाकी होमवर्क दे देंगे, उतनी देर में मैं कोई एडजस्टमेंट करवा दूंगा। अगर घर पे लग गया तुम लोग से तो बढ़िया है, नहीं लगेगा तो फिर अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। जो नई चीज है वो यहाँ बता देते हैं। चलो प्रॉफिट एनालिसिस में आ जाओ जरा। किसकी प्रॉफिट एनालिसिस होती है, एच लिमिटेड की कि एस लिमिटेड की? अब यहाँ देखो ए बी लिखा है, देखो अब कौन है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट किया है ए ने, तो ए हो गई होल्डिंग कंपनी और बी हो गया सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बेटा। देखो क्या क्या है जरा प्रॉफिट में, प्रॉफिट एनालिसिस में क्या क्या है। चलो अब 2 मिनट रुक के, कोई लिखेगा नहीं अभी, मेरी तरफ देखो। बताओ बैलेंस शीट कब की दी है? 31 दिसंबर 1990। और ये देखो इधर, देखिए अब यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ लिखा है प्लांट ऑफ बी लिमिटेड, पहला एडजस्टमेंट एकदम ध्यान से सुनना। प्लांट ऑफ बी लिमिटेड वाज टू बी रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 1996 and fixtures and trade investment were deemed to be valueless. अच्छा, there was no transaction of purchase or sale in these assets during 1996. The director wishes to give effect of above revaluation in the consolidation of account. ये एक नई चीज है। फिर से बताओ, बैलेंस शीट कब की दे रखी है? ठीक है, लिखो नहीं सब लोग स्क्रीन पे देखो, फिर से बताओ बैलेंस शीट किस डेट के दी है? 31 दिसंबर 1996। और ये एडजस्टमेंट 1 जनवरी 1996 की है तो दोनों एक ही डेट। लेकिन अब क्या है बेटा, बैलेंस शीट जब फाइनल हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो घटना है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाओ। क्या घटना हुई है? ट्रेड रिसीवेबल एक को पैसे ही नहीं देंगे। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ गए इनके? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है शायद ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये देखो, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये पैसा नहीं देंगे, क्वेश्चन में ये लिखा है। और कुछ रिवैल्यूएशन भी हुआ है, कह रहे हैं अब इसका इफेक्ट दिखाओ। तो आप बच्चे बताओ, बचपन में क्या चैप्टर पढ़ा था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर। तो जब एसेट्स में चेंजेस आएंगे तो इधर भी तो चेंजेस आएंगे कैपिटल में, तो प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा। तो बिना प्रॉफिट ठीक किए आप प्रॉफिट एनालिसिस कर ही नहीं सकते, समझ आया? तो सबसे पहले प्रॉफिट ठीक करेंगे, उसके बाद शुरू होगा प्रॉफिट एनालिसिस। ये इसका बेस्ट पॉइंट है, समझ आया? अगर बुक लाए हो तो ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, ये पॉइंट एक बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, देखो बेटा अब चैप्टर पे कैसे ग्रिप बनानी है। पहले तो पूरे सवाल लगाओगे इसके, अभी एक बार मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 से 5 बार खुद से सारे सवाल। फिर आखिरी में जो अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट जिसमें फंसो उसको हाईलाइट कर लो, या बुक के यहीं पे जहां चैप्टर शुरू हो रहा है यहीं पे लिख डालो कि ये इस क्वेश्चन की ये एडजस्टमेंट है। एग्जाम टाइम पे वही देख के जाना है, समझ आया? लेकिन उससे पहले स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी? जब सारे सवाल 5 बार लगेंगे जितना नोट्स में लिख रहे हो, स्टॉप वॉच लगा के 15 मिनट में। एग्जाम में उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, जब सारा पढ़ लो, जितना पढ़ते जा रहे हो उतना लगाते जाओ, समझ आ रहा है? अरे कुछ कठिन थोड़े ना, तमाम सारी चीजें हैं, बस कुछ ऐसे होता है कि समझ में नहीं आता, तो मुश्किल थोड़े ना है, समझ आ रहा है? तो ऐसे कर, जब 15 मिनट में एक बार में लगने लगे तब समझ जाना कि एग्जाम में सही हो जाएगा। अगर उसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम लेके जाएगा। गलत हो रहा है तो एक्यूरेसी नहीं, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत हुआ तो गया। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो अब आओ शुरू करने जा रहा हूं मैं। अब इसमें एक नया वर्किंग नोट बन गया हम लोग के पास, लिखो प्रॉफिट एनालिसिस तो अभी कर ही नहीं सकते, ये लिख लिया है प्रॉफिट एनालिसिस। तो अब इसके बाद आधा पेज छोड़ दो कम से कम बेटा, और यहां नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2। और यहां हो गया प्रॉफिट एनालिस, क्या निकलना था? प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो 2-3 सवालों में हुआ, लेकिन किसी में ये नहीं लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका इफेक्ट चाहते हैं बैलेंस शीट में शो करना या कंसोलिडेशन में शो करना, तो उसको हम लोग प्री एक्विजिशन में दिखा के खत्म कर देते थे। लेकिन अब इसमें ये लिखा है, इस वजह से हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। अब मुझे फटाफट बताओ कौन कौन सी चीज रिवैल्यू हुई है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। सामने देखो, प्लांट ऑफ बी लिमिटेड रीवैल्यू टू 8,10,000। देखो प्लांट कितने की है इनकी, 675 की, उसको 8,10,000 का कर रहे हैं। अच्छा, फिक्सचर 75,000 का कर रहे हैं, फिक्सचर है 85 का, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट 0 हो जा रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 37 कुछ ऐसे था, हाँ 37,500। ठीक है, ये 3 चीज हो रहा है, तो लिखो ऐसे, प्लांट, फर्नीचर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिखिए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 96। प्लांट को लेके आए हैं 8,10,000 पे, तो इसकी मार्केट वैल्यू होगी 8,10,000। फर्नीचर को कर दिया 75,000 का, तो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 75,000। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया 0। अब इसमें से माइनस करो बुक वैल्यू। प्लांट थी हम लोगों की, प्लांट कितने थी बेटा, 6,75,000 थी ना। कितनी बेटा, चलो अच्छा अब सुनो, 1 मिनट रुक के जो पॉइंट मैं बता रहा हूं खूब ध्यान से सुनना, जो नहीं आएगा पूछना, तब आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे जवाब दो जो कुछ मैं पूछ रहा हूं। बताइए बैलेंस शीट कब की दी है। हाँ, 31 दिसंबर 96 बोला जाए या 1 जनवरी 97 बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है, ये बैलेंस शीट दी, खूब ध्यान से बेटा। ये चाहे ये दोनों डेट लिखवा दिया, फर्स्ट, अच्छा 1 जनवरी 1996। चलो अब इधर देखो, बैलेंस शीट हम लोग को दे रखी है यहां पे, और 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996 का हम लोगों को ये एडजस्टमेंट बताया गया। अच्छा, अभी मैंने गलती से दोनों डेट एक ही बता दिया था। तो बैलेंस शीट कभी की दे रखी है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ रिवैल्यूएशन करवाया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन करवाया। अब मुझे एक बात बता दो फिर से एक बार, रिवैल्यूएशन कब हुआ है, 1 साल पहले। रिवैल्यूएशन हुआ है बेटा 1 साल पहले, और बैलेंस शीट दी है 1 साल बाद की। ठीक है, अच्छा अब जरा ये पढ़ो, ये दिया है। अब रिवैल्यूएशन में दिया क्या था, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड इट्स सब्सिडरी बी ऑन 31 दिसंबर 1996 टुगेदर विद वर्किंग नोट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब बेटा अगर ये लिखा है कि आप बैलेंस शीट बनाओ, कंसोलिडेशन करो इन आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इसमें नहीं है। बोलो, जनरली होता क्या है, सवाल तो कुछ भी बना देंगे ना उल्टा टेढ़ा। जनरली होता क्या है, जो घटना यहां होगी उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा ना, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा है नहीं है तो नहीं है, तब हमें उसका इफेक्ट लेके आना है। बोलो पहले, सबको ये बात समझ में आई। अच्छा, तो मैंने उसके लिए क्या किया, इधर देखो, मैंने यहां लिखा 1 साल पहले हमारी, सॉरी, एक हमारी प्लांट ये है,
प्लांट की वैल्यू अभी मार्केट वैल्यू ये है, फर्नीचर की ये है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया 0। अब मुझे इसकी बुक वैल्यू लिखनी है, मुझे इसकी बुक वैल्यू लिखनी है। बताओ प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है? सामने देखो सब लोग, प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है? फर्नीचर की और ट्रेड रिसीवेबल की। ठीक है, इसमें से बेटा ट्रेड रिसीवेबल तो सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। ये भी सवाल में लिखा है। कहां लिखा है मैं बताता हूं, चलो बताओ। अब इसीलिए कह रहा हूं 100% कंसंट्रेशन। बताओ जरा, आपको क्या लगता है? रिवैल्यूएशन हुआ यहां, बैलेंस शीट यहां की दे रखी है, तो क्या लगता है डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा या नहीं लगाया होगा? जो बैलेंस शीट है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी, बिफोर डेप्रिसिएशन होगा? आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, उसके बाद भी नीचे हमें एक पॉइंट दिया है, तो उससे जरा रिलेट करते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन लग चुका है कि लगना है? लग चुका है। एट द रेट 10% ऑन प्लांट एंड 5% ऑन द फिक्सचर। डेप्रिसिएशन लग चुका है प्लांट पे और फिक्सचर पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग चुका है। बेटा फोकस करिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेप्रिसिएशन लग चुका है, यहां लिखा भी है प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, और ये लेस डेप्रिसिएशन, उसने कहा है इस पे 5% और इस पे 10% का लगा हुआ है। लगा है? तो इसका मतलब जान रहे हो, ये 90% है। हम इसको 100 पे लेके आएंगे तब चेंज करेंगे, और ये वाला 95 है, उस पे लेके आएंगे फिर चेंज करेंगे। यही बात एक बार और बता रहा हूं दूसरे तरीके से, फिर आके क्वेश्चन में करेंगे। चलो अब यहां देखो, आप सोचो 2 मिनट के लिए। देखो, आपके पास एक प्लांट है, आपके पास एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर है। यहां देखो बेटा, आपके पास प्लांट है, खूब ध्यान से सुनना, जब तक नहीं समझ में आएगा पूछना मेरे पास। एक फर्नीचर है, मान लो 100 रुपए का प्लांट था और 100 रुपए का फर्नीचर था यहाँ पे। बोलो ठीक है? अच्छा, अब साल भर इसको यूज किया तो 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये कितने का होगा बैलेंस शीट में? 90 का होगा। और इसको 5% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये बैलेंस शीट में कितने का होगा? 95 का होगा। परेशान करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिवैल्यूएशन किया। कहां किया? एक साल पहले कहां किया? तो भाई एक साल पहले डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं होगा। बोलो, एक साल पहले डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं होगा। और वहां कहा गया ये जो 100 वाली मशीन है, अपने मन से मैं ले लेता हूं, ये 150 की हो चुकी है। तो जब 150 में से 100 घटाओगे तब ना 50 का प्रॉफिट निकलेगा। 150 में से 90 घटाओगे तो 60 निकलेगा। दैट इज रॉन्ग। बोलो, क्लियर हो रहा है? फिर यहां बेटा कह रहे हैं यहां रिवैल्यूएशन हुआ। भाई मुझे तुमने ट्रांजैक्शन यहां की दी है, रिवैल्यूएशन यहां करा रहे हो, तो मुझे पहले रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले मुझे इसको लेके आना पड़ेगा किस पे? बिफोर डेप्रिसिएशन पे। अरे जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हुई है उस डेट पे कीमत जानोगे तभी तो मुनाफा नुकसान पता चलेगा। ये थोड़े ना होगा मार्केट वैल्यू ले रहे हो एक साल पहले की, बुक वैल्यू ले रहे हो एक साल बाद की, ऐसे कौन सा प्रॉफिट निकलता है? हमें बुक वैल्यू कब की चाहिए होगी? एक साल पहले की। दिमाग में बैठा बात की नहीं? फिर से बताऊं? अब तुम लोग समझाओ क्या दिक्कत है क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन कब हुआ है बताओ, तो और अच्छे से क्लियर होगा। रिवैल्यूएशन कब हुआ है? एक साल पहले। बैलेंस शीट कब की दी है? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट दी भी होती है तब भी हमसे कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हम लगा देते हैं, लेकिन इसमें 2 बार लिखा है। एक बार बैलेंस शीट में लिखा है लेस डेप्रिसिएशन, और एक बार एडजस्टमेंट में लिखा है हैज बीन प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो इसका मतलब 100 वाली चीज 90 पे लिखी है और 100 वाली फर्नीचर 95 पे लिखा है। और हमसे कह रहा है यहां हमने रिवैल्यूएशन कराया, 100 वाला 150 का कर लिया, इसको मान लो कह रहा है 100 वाला 90 का कर लिया। तो भाई 100 से कंपैरिजन होगा तब पता चलेगा ना इस दिन तुम्हें कितने का फायदा घाटा हुआ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तब उसका इफेक्ट जाएगा, तब हम उस डेट पे पहुंचेंगे, और तब प्लस माइनस करने के बाद तब हमें प्रॉफिट पता चलेगा। बोलो, क्लियर हो गया?
सब बच्चे बताओ। ठीक है, अब यहां देखो, तो अब मैं ऐसे लिखने वाला हूं, देखो बुक वैल्यू में ऐसे लिखूंगा, कितना है देखो प्लांट वाला 675। अब हम ऐसे कहेंगे, देखो 6,75,000, ये 90% के बराबर है। और फर्नीचर वाला देखो जरा एक बार, 85 है, 85,500, ये 95% के बराबर है। कैसे 95 आया? ठीक है, अब रिवीजन में भूल ना जाओ उसके लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, 100 - 10% के बराबर है, और ये 100 - 5% के बराबर है। तो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये 100% पे आ जाएगा। 7.5 लाख आ गई वो प्लांट, और 90 का आ जाएगा फर्नीचर। क्या यही चीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी होगी? इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना डिप्रिशिएट होता है ना? तो उसमें कुछ नहीं होगा। डिप्रिसिएशन किसका दिया है आपको? फर्नीचर का और प्लांट का। चलो अब देखो, जोड़ो घटाओ क्या आया। 7.5 लाख की मशीन 8,10,000 की हो गई, तो इसका मतलब 60,000 का हुआ फायदा। पिच- 90,000 वाली 75 की हो गई, तो 15,000 का घाटा। और ये डेटर हमारे 37,500 के थे और हो गए जीरो, तो यहाँ 37,500 का हुआ नुकसान। चलो अब हम कर सकते हैं प्रॉफिट एनालिसिस। आ जाओ यहाँ, ये कॉपी हो गया सबका? चलिए प्रॉफिट एनालिसिस पे आइए। जैसे हमेशा करते हो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1 जनवरी 96, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर 1 जनवरी 96। देखो है क्या क्या इन लोग के पास। चलो बेटा देखिए, ये हमने लिख दिया प्री और पोस्ट। अब यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस, चलो अब बताओ क्या क्या है रिजर्व। उसमें देखिए प्रॉफिट एनालिसिस में बताइए इनके पास क्या क्या प्रॉफिट पड़ा है। नंबर एक, इक्विटी शेयर, ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा। ये क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर क्या दिया है? फिर क्या दिया है? फिर क्या दिया है? फिर क्या दिया है? और मजे की बात, बैलेंस शीट कब की है?
और इसका बैलेंस 1 साल पहले का दिया है। प्रॉफिट भी 1 साल पहले का भी है और ड्यूरिंग का भी है, दोनों है अपने पास। तो अब समझते हैं जरा ध्यान, यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बेस्ट हैं। अब बताओ हम लोग अभी तक क्या करते थे, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होते थे सबको कहाँ लिखते थे, प्री में। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया वो कहाँ जाता था, पोस्ट में। अभी तक जितने सवाल आपने लगाए, आज चौथी पांचवी क्लास है हम लोग की, सब में हर सवाल में खाली आपको दो ही चीज मिली, एक पीएल और एक रिजर्व। बोलो, ये पहला सवाल है जिसमें मिला सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कौन सा सेक्शन लगता है कंपनीज एक्ट का, 52। कौन सा लगता है, 52 में कहीं नहीं लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम होल्डिंग वाले ले जाएंगे या उसका बंटवारा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा गया, जो सेक्शन 52 में लिखा है वही यूज होगा ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसे गए बेटा वो कहां आएंगे, वो जहां लिखा है, जहां जहां लिखा है वहीं वहीं पे यूज हो सकता है और कहीं नहीं यूज हो सकता। अरे ये बताओ, सब्सिडरी का वाइंडिंग हो रहा है क्या, बोलो, जितना रिप्लाई करोगे उतना समझ में आएगा। सब्सिडरी कंपनी बंद हो रही है क्या, है ना सब्सिडरी कंपनी। तो हिंदुस्तान में पैटर्न क्या है, सब्सिडरी की बैलेंस शीट अलग बनती है और होल्डिंग वाली। और जबकि क्या पढ़ाया था पहली क्लास में, यूके में यूएसए में ऐसा नहीं होता, सब्सिडरी की स्टैंड अलोन बना लिया तो भी चल जाएगा, जरूरत नहीं है कंसोलिडेशन करने की। समझ आया, अब फिर से बताओ, क्या सब्सिडरी कंपनी बंद हो रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसके यहां दिखेगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा उसने लिया है, सेक्शन 52 उनके ऊपर लगेगा। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रॉफिट एनालिसिस में नहीं ला सकते। बैठा दिमाग में, और ऐसे रटना नहीं, 52 में लिखा ही नहीं भाई, जो सेक्शन 52 में लिखा है 52 में, उसी में तो उसी हिसाब से यूज होगा ना। आगे बढ़े। अच्छा, अगली चीज अगला रिजर्व कौन सा है बताओ मुझे, अगला है कैपिटल रिजर्व। अगला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बताइए जरा। चलो देखो, हाँ बेटा, अब दूसरा दिया है कैपिटल रिजर्व, ध्यान से सुनना। ये है कैपिटल, ये सिक्योरिटी प्रीमियम था और ये वाला है कैपिटल रिजर्व, दोनों लोगों का। ठीक, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, मेरी तरफ देखो। चलो, मशीन खरीदने की एंट्री बताओ, फटाफट बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 लाख की मशीन खरीदी, तो ये हो गया। अब फटाफट बताओ, मशीन को बेच दिया बेटा, एक, हाँ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। देखो, खूब ध्यान से मेरी ये सब बातें सुनना। हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, यहां पे, और उसको साल भर यूज किया, अब वो मशीन रह गई 80,000 की, कितने की रह गई, और यहां उसको बेच दिया 1,20,000 में, कितने में। अब बताओ एंट्री क्या होगी, कैश कितना मिला, मशीन कितने की थी, खरीदा कितने में था, यूज करते करते डेप्रिशिएट होके बची कितने की, अब बेच कितने में दिया, 1,20 में बेच दिया, पैसा कितना मिलेगा, मशीन कितने की थी, मशीन कितने की थी, 80,000 की। ठीक है, अब इधर देखो सामने, देखिएगा, मशीन कितने की थी, 1 लाख की, कितने की, और डेप्रिशिएट करते करते कितने की बची थी, 80,000 की। हमने बेच कितने में दिया, 1,20,000 में, 1,20,000 में। अब मशीन पे कौन सा एएस लगता है, AS 10 में लिखा है, मशीन को बेचने से अगर प्रॉफिट हो, क्या हो, तो जितने की मशीन है और जितनी उसकी कॉस्ट है, इसके बीच का गैप पीएल में जाएगा, इसके ऊपर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया? फिर से बताओ, मशीन कितने की थी, डेप्रिशिएट होते होते कितने की बची थी, और बेच कितने में दिया,
तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 80 माइनस 120, मैं थोड़ा ऑड करने के लिए 31 कर देता हूं, 50,000 का। 50 में से 20,000 कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। बाकी का 30 कितना, 30,000 कहां जाएगा? जो कॉस्ट से भी ऊपर बिका। बोलो क्लियर हुआ? कैपिटल रिजर्व का कोई कंसेप्ट नहीं है। कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट ये है, कैपिटल एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। समझ आए? बोलो सबको यहां तक ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या इसको भी सब्सिडरी होल्डिंग वाले ले जा सकते हैं? अरे ये बताओ, मशीन, अब इसकी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू पीएल टू कैपिटल रिजर्व। 30,000 का कैपिटल रिजर्व, 20,000 का पीएल। तो वो फ्री रिजर्व को एनालाइज करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड को नहीं। समझ आया? तो जब जब बटा है, अभी तक क्या बटा है? या तो पीएनएल या तो जनरल रिजर्व। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वे कैन नॉट एनालाइज कौन सा? कैपिटल रिजर्व। तो एक इसकी एनालिसिस नहीं हो सकती, एक इसकी एनालिसिस नहीं हो सकती। अब बताओ बचा क्या क्या? वही तो करते आने। शुरू करो। तो अब यहां पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस में बेटा एक बार और सुन लो, एक चीज थोड़ा सा मिस हो गई। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का एनालिसिस क्यों नहीं हो सकता? उस पे सेक्शन 52 है, लॉजिकल बात करो ना। उस पे सेक्शन कौन सा है? और 52 में नहीं लिखा है, तो जो लिखा होगा वैसे होगा। कैपिटल रिजर्व पे कोई सेक्शन नहीं है, तो उसका जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन किसको नहीं कर सकते? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को। किसको नहीं कर सकते? रिस्ट्रिक्टेड कौन सा हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम, या इस तरह का कोई और मिला, सीआरआर, डीआरआर, ये सब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना। समझ आए? तो अब यहां लिखो ओपनिंग बैलेंसेस में, मतलब कैपिटल रिजर्व का हो सकता है, वो मैं समझा रहा था कैपिटल रिजर्व कैसे कैसे आएगा। अब बताओ क्या क्या है? कैपिटल रिजर्व कितने का है? 90। अरे कैपिटल रिजर्व कैसे आता है? अभी समझाया ना, किसी भी एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा? कितने टाइप के आइटम होते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल। कौन कौन सा? रेवेन्यू कहां जाता है? पीएल में। कैपिटल कहां जाता है? कैपिटल क्या पढ़ा है बचपन से? जो कभी कभार घटनाएं होती हैं वो क्या है? जैसे हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं, तो रोज तो इशू करते नहीं। जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया गया तो बैलेंस शीट में ही नाम बदल दिया, उसका कंपनीज एक्ट लग गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। वो कैपिटल प्रॉफिट है। समझ आया? और जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम उठा के कहां भेज देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। चलो 90,000 का आ गया बेटा कैपिटल रिजर्व, यहां लिखो। पीएल इनके पास पड़ा है, ये देखो बेटा, ये 1 तारीख वाला है, 1 जनवरी वाला, और ये ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा है ना फॉर द ईयर। तो ये करंट ईयर में इतना कमाया, पुराना ये था, तो प्री में जाएगा 1/20। जनरल रिजर्व देखो कितने का है, ये रहा 1,50,000 का। अब नीचे लिखो, ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया हमने? प्रॉफिट का बैलेंस देखो जरा एक बार। ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना 75,000, हम लोगों ने और कमाया, तो ये जाएगा पोस्ट में। आगे बढ़ो, बस यही है। नाइनटी 150। चलो इधर देखिए अब सब, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाओ बेटा, जोड़ो घटाओ नहीं, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, पहले वो सुनो तसल्ली से। इधर देखो, अभी भी पूरा क्लियर नहीं है, मुझे सब पता है। देखो, देखो ये है 1 जनवरी 1996,
बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 96 का। अब नोटिस करो एक बात पे, हमें जनरल रिजर्व दिया है, हमें पीएनएल दिया है, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, हमें कैपिटल रिजर्व दिया है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं। 90,000 का ये दिया है, और जनरल रिजर्व कितना था? 1,50,000 का। पीएल दिया था हम लोग को कितना बेटा? 120 का दिया है। ध्यान से सुनो, अब देखो लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 75,000, तो इसका मतलब ये बढ़ के कितना हो गया होगा? 195। पहले पीएल में कितना पैसा था? 1,20,000। कहाँ लिखा है बैलेंस शीट में ये? और फिर लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 75 और कमाया है, तो दो बार पीएल लिखने का मतलब क्या हुआ? 195 है ना पीएल, अलग अलग करके दिखा है। लेकिन नोटिस करो, जनरल रिजर्व यही लिखा है और इसकी डेट पड़ी है, कैपिटल रिजर्व एक ही है, ओपनिंग लिख के छोड़ दिया। तो इसका मतलब जान रहे हो क्या है? कैपिटल रिजर्व जो पहले था वही अभी भी है, उसमें एक को पैसा और नहीं डाला। जनरल रिजर्व जो पहले था अभी भी वही है, तो देयर आर नो चेंजेस इन जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, बट वी हैव चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्क समझ में आया? इसी वजह से प्रॉफिट एनालिसिस में अभी तक एक भी हेडिंग नहीं पड़ी है, वरना हम यहां लिख देते थे पीएल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, लिख नहीं देते थे, क्योंकि पोस्ट में अपने पास क्या है? खाली पीएल है। आया समझ में? तो ये हमने लिखा। अब आ जाओ इसमें रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट में। देखिए, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, लॉस। अब रिवैल्यूएशन वाला नीचे था अभी, प्लांट, फर्नीचर और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा नीचे निकाला ही है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीन किस में लिखा जाएगा? प्री में कि पोस्ट में? बोलो सब लोग। प्री में। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू बढ़ी है 60,000 से, फर्नीचर कम हुआ है 15,000 से, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट 37,500 से कम हुए। और इसके नीचे डेप्रिसिएशन, प्लांट बढ़ी है तो प्लांट का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीन 60,000 से प्लांट बढ़ाई है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन था, तो 6,000 से उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। फिक्सचर 15,000 से कम हुआ है तो 5%, 7,500 से उसकी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। क्या चीज? अच्छा, टोटल करो, टोटल बेटा। नाइन्टी, 120, 150, 60, -15, -37,500। तो ये आ रहा है 367,500 इंटू 80%, 294 और 73,500। 69,750 निकालो 80%, 55,800, 139,50। सही है, देख लेना एक बार।
हो गया? चलो अब बाकी आपका होमवर्क है, मैं आंसर बता, बाकी बेटा इसी में पॉइंट था। अच्छा वो ट्रांजिट वाला क्या करोगे? 7,500 की जो चेक रास्ते में है क्या करोगे उसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके दिखाओगे। अभी स्टॉक वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, स्टॉक वाले में क्या होगा ये पढ़ो। इधर देखो किसने किसको बेचा है, स्टॉक ऑफ बी इंक्लूडेड, बी के पास है तो किसने बेचा होगा? ए ने। आसान हो गया। कहां से माइनस होगा? कंसोलिडेटेड पीएल से। दो जगह से होता है ना, कंसोलिडेटेड रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर किसने बेचा होता, बी ने ए को बेचा होता, दोनों से माइनस होता, ए ने बी को बेचा है तो ए में माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता, खाली किसमें से माइनस होगा? ए में से माइनस होगा। होगा ना? चलो वो भी मैं लिखवा देता हूं कंसोलिडेटेड, फिर ट्राई करना सही करके लेके आना। लिखो अब जरा, कंसोलिडेटेड, ये होता है जनरली हम लोग का चौथा वर्किंग नोट, लेकिन यहां हम लोग बना ले रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3। लेकिन बन पाएगा नहीं, क्योंकि उसमें हो सकता है कैपिटल रिजर्व आ जाए ना, अभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, वो भी आएगा इसी में। चलना वैसे ही पड़ेगा, ठीक है। चलो खुद से ट्राई करना, अब लिखो आंसर पहले, इधर कहीं रफ में अलग से ट्राई करना। लिखो अब क्या क्या निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 2,04,000 का आएगा कैपिटल रिजर्व, आ रहा है। और उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट 267,450, 267,450, बस इतना करके लेके आना, आगे हम कराएंगे। आगे क्या है देखो, हमने किसको किसको छोड़ दिया था, कौन कौन सा रिजर्व? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को। तो देखो बेटा सुनो, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो होल्डिंग और सब्सिडरी की एक ही बैलेंस शीट बनेगी ना, तो वो सब होल्डिंग वाले में दिखेंगे, उनका प्रॉफिट एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन बैलेंस शीट में तो दिखेंगे ना। जब दोनों कंपनी की एक बैलेंस शीट बनेगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम को जब तक आप 52 के हिसाब से यूज नहीं करोगे तब तक खत्म थोड़े ना हो जाएगा, रहेगा तो है ही। बस ये बात है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे।